अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की ये सेकंड रिकॉर्डिंग है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसको इससे पहले अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख ले। उसी की कंटिन्यूशन में, उसी की स्लाइड्स की कंटिन्यूशन में ये आपका जो है वो सेकंड लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हमने देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स को एल्गोरिथम डिज़ाइन से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरीके से हम एल्गोरिथम से एक कंप्यूटर प्रोग्राम तक सारे अपने स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो डेफिनेटली आप सबको पता है, हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिक्लेयर करवाते हैं। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि वेरिएबल्स ही वो चीज़ हैं जिसमें हम इनपुट भी लेते हैं और वेरिएबल्स के थ्रू हम आउटपुट भी डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। और इनपुट और आउटपुट के ही दरमियान में हम लोग एल्गोरिथम को फिट करते हैं। अगर आप देखें तो पीछे हमने स्लाइड में भी देखा कि इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं एल्गोरिथम को और उसके रिजल्ट में हमें आउटपुट मिलती है। तो इनपुट और आउटपुट के सारे प्रोसेस को कवर करने के लिए वेरिएबल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेरिएबल्स और वैल्यूज़ जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक एल्गोरिथम के लिए। उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपके पास वो सारे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग रखती हैं। मिसाल के तौर पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप लोग यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल सी प्लस प्लस की या सी लैंग्वेज की इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने सब ने ही जो है वो इससे गो थ्रू किया हुआ है। तो वो तमाम स्टेटमेंट्स जब हम लिखते हैं, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, सी आउट का फंक्शन लिखते हैं, इस तरह के फंक्शन, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप प्रिंट कर दें, आप आउटपुट को डिस्प्ले कर दें, या आप जो है वो क्या करें, गेट करें वैल्यूज़ को, स्क्रीन को क्लियर करें। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस का होना एक एल्गोरिथम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सीक्वेंस, अब आपको पता है कि जब हमारा एक हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर एक सीक्वेंस से जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, उनको कंपाइल किया जाता है। ठीक है, और ये सीक्वेंसेस जो से हैं वो एक सिमेट्रिक ऑर्डर में भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये सीक्वेंसेस चेंज भी हो सकते हैं अगर हम उसके अंदर कोई इफ एल्स की कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, या फिर हम फॉर लूप लगा के उसको रिपीट करवा देते हैं, तो उस तरीके से उसका फिर एक सीक्वेंस बन जाएगा। उसके बाद हमारा जो सा फोर्थ पार्ट है या फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिथम का है वो है उसका प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं या एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग सॉर्टिंग की ही बात कर लें तो इंसर्शन सॉर्ट के एक इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करने के लिए एक हमें जो सा प्रोसीजर लिखना होगा वो एल्गोरिदम का मेन पार्ट होगा, जो कि वैल्यूज़ के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसेस, और हमें डिजायर्ड आउटपुट हमारी जनरेट करके देगा प्रोसीजर में। और यहाँ पे क्या लिखा है, अ नेम्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वही बात जो मैं अब आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि मैं कोई मर्ज सॉर्ट है या इंसर्शन सॉर्ट है या सिलेक्शन सॉर्ट है, इनके ऊपर जब प्रोग्राम्स लिखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ जी, अपने एक मेथड को डिक्लेयर करवा देती हूँ किसी भी नाम से, लाइक मर्ज सॉर्ट के नाम से ही जो है वो एक मेथड को डिक्लेयर करवा दिया जाता है। तो इसको हम मेथड कह लें, फंक्शन कह लें या प्रोसीजर कह लें, ये अब आपकी मर्जी है। फिर कहता है जी, वी आल्सो यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू रेफर द प्रोसीजर, सब रूटीन, मॉड्यूल, फंक्शन, ये सारे जो हैं वो प्रोसीजर्स के नेम है। सिलेक्शंस, रेपिटेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस, जब हम एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना सीख जाते हैं तो हम लोग उसके कुछ कहते हैं लवाजमात वगैरह भी साथ डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमारे बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं तो साथ में वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लाजमी तौर पर करती हैं। मैनुअल्स भी ज़रूर बनाए जाते हैं ताकि उसका जो यूज़र है, जो बाद में जाके उसको यूज़ करेगा, जिसको उसकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, वो उसको अच्छे से समझ सके और उसको अच्छे तरीके से रन कर सके, उसको यूज़ कर सके। अच्छा जी, अब सिलेक्शंस में क्या होगा, एन इंस्ट्रक्शन दैट डिसाइड्स व्हिच ऑफ टू पॉसिबल सीक्वेंसेस इज एग्जीक्यूटेड। जैसे अभी मैंने पिछले आपको सीक्वेंस का बताते हुए भी बताया था कि ये सीक्वेंस एक ऑर्डर में भी हो सकता है, इसके अलावा ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स की वजह से चेंज भी हो सकता है। जैसा कि हम इफ एल्स या फिर फॉर लूप लगा देते हैं, तो अगर इफ एल्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वो सिलेक्शंस आ जाएगा, और अगर हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप लगाएंगे तो वो हमारी रेपिटेशंस में काउंट होगा।
सिलेक्शंस में जी 2 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं और हमने उसमें से किसी एक को डिसाइड करना होता है और डिसीजन जो सा है वो किसी कंडीशन की बेस पे होता है, या वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर ट्रू होगा तो सम ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा और अगर फॉल्स होगा तो भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। आपने इसके जो कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिदम है उसको याद रखना है। ये चीज़ें इस वजह से बताई जा रही हैं ताकि आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन किस तरीके से हम उनको डिज़ाइन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। एक एल्गोरिदम के लिए हमने जो काम किया, क्यों किया, उसके कमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होती हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे हमने जो है एक सिंपल किस्म का एल्गोरिदम लिया है जो कि क्या काम करेगा। इस एल्गोरिदम को लिखने का मकसद ये है कि ये हमें पूरी अरे में से 1 टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अरे है। इसमें से हमें वो क्या देगा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करके देगा। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे लिख देती हूँ। हम 3-4 एलिमेंट जो हैं वो ऐड कर लेते हैं अपनी अरे के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी 3, 2, 10 एंड 5। ठीक है, ये 4 अरे हैं, मतलब कि n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। मैं इसका जो इंडेक्स वगैरह है उसके चक्करों में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जैसे इसको 1 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो मेरे पास 4 हो गई है। अब हमने इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, तो डेफिनेटली अगर इनपुट ये है तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए जी, इसकी आउटपुट 2 होनी चाहिए। अब हम इस एल्गोरिथम को चला के देखेंगे। देखें यहाँ पे हमने कोई भी जो है वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया हुआ, ना इसमें कोई भी सिंटैक्सेस इस्तेमाल किए गए हैं। ये जस्ट सिंपल सिंपल समझने के लिए एक इंग्लिश में लिखे हुए लफ्ज़ हैं। तो मैंने जो है ना वो मेन का एक जो है वो देख लिया है, वेरिएबल देख लिया और हमने कहा है कि जो इस टी अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो मिन के अंदर जाके स्टोर हो जाए। मैं यहाँ पे ये जो बॉक्स बना रही हूँ बच्चों, ये मिन के लिए बना रही हूँ। तो जैसे ही ये वाला एक स्टेटमेंट रन होगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी जी, 3 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फोर लूप चलेगा और फोर लूप क्या करेगा कि आई की वैल्यू 2 टू एन। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने आई की वैल्यू 2 क्यों की है, क्योंकि ये यहाँ पे इसके इंडेक्स को शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2 टू n। हमने सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करना स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। तो यहाँ पे 4 नंबर तक है तो 2 को कंपेयर किया जाएगा, फिर 3 को कंपेयर किया जाएगा और फिर 4 को कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद ये जो फोर लूप है ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारी जो कंडीशन है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम के लिए ट्रू है, कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ना ही हम इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट अप्लाई करें, लेकिन आप सबको पता है कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है और हम उसको किस तरीके से रन आउट करते हैं। फिर इस एल्गोरिथम में हमें इन चीज़ों को बार बार जो है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट ये कह रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 2 और इसने n नंबर तक चलना है। तो हमने क्या किया है, कंडीशन लगा दी है एक कि टी की वैल्यू जो सी है, सॉरी टी अरे जो सा है उसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे आई 2 है तो टी के सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी हुई है जी, 2। देखें टी का जो सेकंड इंडेक्स है उस पे कौन सी वैल्यू है, 2 ही वैल्यू है। इज लेस देन मिन, और मिन की वैल्यू क्या है, 3। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। इसके ट्रू होने की वजह से मिन की वैल्यू चेंज हो जाएगी और टी के सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू है वो मिन की वैल्यू बन जाएगी। दैट्स व्हाई मिन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा जब हम n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर हम दोबारा से अगर इसको चलाते हैं, लाइक अब ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू अब 3 हो चुकी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ। तो 3 इंडेक्स के में क्या है जी, 10 है। तो हम चेक करेंगे कि 10 लेस देन है मिन की वैल्यू से, 10 लेस देन है 2 से। तो इज इट ट्रू और नॉट, नो जी, ये जो है वो ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। फॉल्स होगा तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये रन नहीं करेगी। अगर ये रन नहीं करेगी तो मीन की वैल्यू 2 ही रहेगी। इस तरीके से ये इसको बाद में जो है 4 इंडेक्स को भी चेक करेगा, वो भी नहीं छोटा होगा।
इस वजह से मिन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब एन नंबर ऑफ चेकिंग हो जाए या एन टाइम्स लूप पूरा हो जाए तो हम लोग आउटपुट में क्या दे देंगे, मिन, और मिन की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, सिर्फ एक दफा ही मिन की वैल्यू चेंज होगी। तो ये जस्ट एक छोटा सा एल्गोरिदम था जिससे हमें अंदाजा हो गया कि किस तरीके से हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं। और अगर अब आप देखें तो इस एग्जाम्पल में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमारे पास सीक्वेंस है एक स्टेटमेंट्स को रन करने का, जिसके अंदर सिलेक्शन भी आ रही है ट्रू और फॉल्स की मदद से, और जिसके अंदर रेपिटेशन भी आ रही है लूप की मदद से। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी जो सी है वो हम एक अलग से बनाते हैं, जैसा कि वर्ड वगैरह यूज करते हुए बनाते हैं, वो अलग चीज है। और कौन सा कंपोनेंट रह गया है जी, इंस्ट्रक्शंस हैं, आउटपुट कर दो, फोर लूप चला दो, मिन की वैल्यू जो सी है वो T1 के बराबर कर दो। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं एक एल्गोरिदम के। इसको बाद में रिमूव कर दूंगी, अभी हम आगे चलते हैं। आगे वो बात करता है कि जो फर्स्ट एल्गोरिदम डिजाइन किया गया था वो यूक्लिड ने किया था। इसको इसीलिए यूक्लिड्स का एल्गोरिदम कहते हैं। और ये क्या काम करता था, फाइंड करता था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप लोगों को भूल गया है कि ये क्या होता है तो याद करें, हम मैथ में इस तरह के क्वेश्चंस करते थे कि लाइक अंदर कोई वैल्यू होती थी 10 और बाहर भी हम कोई वैल्यू रख देते हैं 3, तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते थे। 9 नीचे आ गया 1, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको मजीद डिवाइड करने की कोशिश करते थे। जो इसका आंसर आता था ना उसको हम अंदर रखते थे। ठीक है, और इसको मजीद जो है वो हम डिवाइड करते थे। लाइक अब हम इसको 3 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा, 3 पूरा आ जाएगा और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन एक्चुअल ये क्वेश्चन होते थे ये बहुत लंबे चलते होते थे। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इसके अलावा इसका एक और भी कोई तरीका होता था जिसको हम वो कहते थे जी। ठीक है जी, अब आपको शायद थोड़ा सा याद आ गया होगा कि हम किस तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते थे। जो यहाँ पे हमारे पास जब नीचे 0 बच जाता था ना, तो जो यहाँ पे आंसर बच जाता था, ठीक है, यहाँ पे उसको हम कहते थे कि ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो बाकी इसका आगे एल्गोरिथम जब आएगा तो मैं आपको इसके डिटेल से बताऊंगी कि क्या चीज़ है। फिलहाल आप ये देखें इसकी डेफिनेशन क्या है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। इसको याद तो नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए। क्या होता है, ये ऐसा नंबर होता है जो दो वैल्यूज को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, और उनके दरमियान ये कॉमन चीज होती है। जैसा कि जब हम मोड लें जे का और एक्स का तो वो भी 0 आए। और अब मोड क्या होता है, आपको पता है कि मॉडुलस ऑपरेटर है। हम जब रिमाइंडर हमारा जो भी आएगा तो हम वो मॉडुलस ऑपरेटर से निकालते हैं। रिमाइंडर होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को, दो वैल्यूज को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो एक तो डिवीजन का आंसर होता है, इसके अलावा एक वो आंसर होता है जो बिल्कुल पीछे बच जाता है, जो मजीद डिवाइजेबल नहीं होता, उस चीज को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर के जरिए से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आए तो हम कहेंगे कि जे जो सा है वो हमारे लिए दोनों वैल्यूज में, एक्स में भी और वाई के लिए भी एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। प्रॉब्लम हमारे पास, अब देखिए एल्गोरिथम में डिजाइन करना तो पहले हमें प्रॉब्लम का एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास दो नंबर्स होंगे एक्स और वाई, और हमने क्या करना है, जीसीडी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जीसीडी के फंक्शन को बना के उसके जरिए से इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना है। आगे इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है, पहले मैं आपको इसको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो है 30, नहीं, एक्स की वैल्यू है जी 60 और y की वैल्यू है 36। पहले तो ये अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। बोर्ड पे करना इस चीज़ को आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ जो हम अपने हाथ से इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लेंगे जो कि जीसीडी का होगा। एज अ पैरामीटर एक्स और वाई की वैल्यूज हम सेंड कर देंगे इसके पास। अच्छा, अंदर क्या रखेंगे जी 60 को, और बाय क्या रखेंगे जी 36 को। अब आप देखें कि 36 1 आर तो 36 होता है, 36 2 आर 72 होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा।
इस वजह से हम इसको 1 से ही करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 36। 60 डिवाइड बाय 36 कितना होता है? 24। तो यहाँ आ गया 24। अब हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये जो 1 है ना, ये हमारे डिवीजन का आंसर है। लेकिन अगर मॉडुलस ऑपरेटर की बात करें तो 24 जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर के जरिए से हमारे पास आंसर आएगा। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर को शो करता है, लेकिन हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को निकालेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म नहीं होगा, बल्कि ये मजीद आगे चलेगा। जो चीज यहाँ पे अब बाहर मौजूद थी, हम इसको 36 नहीं, जो चीज यहाँ नहीं, जो चीज यहाँ पे मौजूद थी 36, उसको उठा के हम नीचे ले आएंगे और अपने रिमेनिंग नंबर के साथ इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 24 मल्टीप्लाई 2 48 होते हैं, ये भी ज्यादा हो जाएंगे। तो 24 1 24। अब आप देखें जी कि 36 माइनस 24 12 आ गया। ये भी हमारा क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा। या मॉडल ऑपरेटर का आंसर होगा जब हम 24 और 36 को आपस में डिवाइड करेंगे। फिर इसको भी अभी हमने नहीं रोकना, क्योंकि जब तक आंसर 0 नहीं आता तब तक हम नहीं रुकेंगे। 24 को दोबारा यहाँ पे ला के रख दें, इसको मजीद डिवाइड करें तो देखें अब क्या होगा कि 12 2s आर 24 और आंसर क्या आ जाएगा जी? 0। यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम जो है वो रुक जाना चाहिए। समझ आ रही है बात की? अब आप देखें कि ये जिस तरीके से ये, अच्छा यहाँ पे 12 हमारा आंसर है, ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर माना जाएगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसका जो है लूप चला के देखते हैं कि क्या ये एल्गोरिदम करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आप 60 रखें और y की वैल्यू 36 रखें और इसको रन करके देखें तो y इज नॉट इक्वल टू 0 जी। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा प्रोग्राम वर्किंग करेगा। जैसे ही कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो वहां पे हमारी लूप टर्मिनेशन के बाद आउटपुट क्या शो हो जाएगी? x की वैल्यू शो हो जाएगी। अच्छा जी, कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम अंदर आएंगे। अंदर आके एक हमने वेरिएबल और रखा हुआ है t के नाम का, यहाँ इसको टेम्परेरी वेरिएबल कहेंगे। मॉडल्स लेंगे x और y का। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 36 है। जब हमने इसका मॉडल्स लिया तो मेरे पास आंसर आएगा 24। तो t मैं यहाँ पे बना लेती हूँ जी, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। ठीक है बच्चों। इसके बाद जब 24 है, इसको अंडरस्टैंड करें। x इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू क्या थी? 60। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24, बिकॉज y इज इक्वल टू t। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन होगी या फर्स्ट टाइम लूप जो है वो रन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। तो जी नहीं, y की वैल्यू तो जी हाँ, y की वैल्यू जब 24 है, दैट्स वाई हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने से दोबारा से हम जाएंगे लूप की बॉडी में और देखेंगे t इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू क्या है? 36। 36 को अंदर रखा। y की वैल्यू क्या है? 24। 24 को बाहर रखा। ये इस जगह की बात कर रही हूँ। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस हमारे पास क्या आएगा? 12। तो t की वैल्यू अब क्या हो जाएगी जी? 12 हो जाएगी। t की वैल्यू 12 हो गई। x इज इक्वल टू वाई, 36 से अब क्या हो जाएगा? 24, क्योंकि y में क्या था? 24। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है? y इज इक्वल टू t। तो y की वैल्यू 24 से t के बराबर हो जाएगी और t में क्या था? 12। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चों? इसके बाद अगर कोई मसला होगा तो ऑनलाइन सेशन में लाजमी तो पूछना है, इसको क्लियर करना है। ये छोटे छोटे से जो आपके एल्गोरिदम या प्रोग्राम्स हैं ये फिर आ जाते होते हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की एग्जांपल में। फिर हम देखेंगे मजीद के y इज नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, 12 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने से t की वैल्यू में हम क्या रखेंगे? मॉडुलस लेंगे x और y का। x को अंदर रखा 24, y को बाहर रखा 12 और इनको डिवाइड किया तो मॉडुलस क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू वाई, वाई में क्या था? 12 था। y इज इक्वल टू t, t में क्या था? 0 था। अब हम जब देखेंगे कि y इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी और हम इन सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देंगे, ये भी नहीं रन होंगी। और आउटपुट क्या आएगी? x की वैल्यू देखें, x में क्या है जी? 12 है, तो 12 भी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमने इस एल्गोरिथम को डिजाइन किया। बाकी मैं इसको मजीद
नहीं इसकी डिटेल में जाऊंगी, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, इन्होंने इस एग्जांपल के थ्रू इसको किया है, इसको आपने खुद से समझना है इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, इस एल्गोरिथम के ऊपर सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम जो है वो आपको लिख के दे दिया है। देखें उसने सिंटैक्सिस को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है जी, अब आपकी वीडियो लंबी हो जानी है। टू आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, अगर हम एनालिसिस करने की बात आए तो एक इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है, एक मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम है। मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को जब हम कंपेयर करेंगे, हम कहते हैं कि n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, और C1 और C2 जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि रफली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हो भी सकता है कि वो प्रोपोर्शनल हो भी सकता है कि वो ना हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर C1 छोटा है C2 से, तो इसका मतलब ये होगा कि इंसर्शन सोर्स जो सी है ये हमारी फास्टर है। और अगर इसके उलट हो तो फिर मर्ज सोर्ट इज फास्टर देन इंसर्शन सोर्ट फॉर लार्ज इनपुट साइज, जब हमारे n की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है फॉर्मूला, इधर गया, मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं एन स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि हम C2 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ और log n के साथ। तो log n से तो छोटी वैल्यू निकलती है, इसकी वजह से मर्ज सोर्स जो सी है उसका टोटल जो आंसर होगा ना वो हमारे पास छोटा बनेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मर्ज सोर्स फास्टर है इंसर्शन सोर्स से। इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हमने मजीद बड़े बड़े एल्गोरिदम्स को जब देखना है तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी फिर समझने के लिए। इसके अलावा लास्ट ये हमारी स्लाइड है, एल्गोरिथम्स आर टिपिकली रिटन इन सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? जस्ट हम इंग्लिश के अंदर लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके एक एल्गोरिथम को लिख देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपने पहले ही देखी हुई हैं। ये डिफर करता है रियल कोड से। रियल कोड में तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन में हम जस्ट जो है अपने फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं, और उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है या उसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है उसको नहीं बताते। तो सूडो कोड के अंदर जब हम किसी सिंटैक्स को ही नहीं फॉलो करते तो हमें इस तरह के डाटा एब्स्ट्रैक्शन के एरर हैंडलिंग के इश्यूज को का कोई मसला ही नहीं होता, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था एल्गोरिथम्स के हवाले से ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने जो ऑनलाइन आपका सेशन होगा कल, आपने उसमें मुझसे इसके बारे में जो भी क्वेश्चन होगा, लास्ट स्लाइड थोड़ी सी मैंने जल्दी जल्दी करवा दी हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा आपने ज़रूर जो है वो डिस्कस करना है। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये जो 19 और 20 वाली स्लाइड है ये भी करवा दूं ऑनलाइन सेशन में। 8:50 पे आपका लेक्चर होगा, और आपकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन ही होगी। इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है। और अब आप ये वीडियो अगर देख चुके हैं तो कमेंट में जो है वो अपनी रोल नंबर लिख के मुझे बता दें कि आप प्रेजेंट थे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।